हेलो एवरीवन। वर्ल्ड कप 2023 एक मल्टी टीम कंपटीशन जिसमें तमाम दुनिया से जो बेस्ट 10 टीम्स हैं वो वर्ल्ड कप के लिए फ़ाइट कर रही हैं। और इसी फाइट के दौरान आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। यहाँ पर हर्षल वॉकर की एक बड़ी मशहूर कोट है कि इफ़ यू ट्रेन हार्ड विनिंग इज़ ईजी एंड इफ़ यू ट्रेन ईजी विनिंग बिकम्स हार्ड। यहाँ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के हवाले से, एक एकेडमिशियन होने के हवाले से और एक क्रिकेट एंथुजियास्ट होने के हवाले से हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को जीतता हुआ देखें। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, तमाम दुनिया की जो टीमें हैं जब वर्ल्ड कप में उतरती हैं तो ऐसा कंपैरिज़न होता है कि जिसमें मेरिट के ऊपर आपको परफॉर्मेंस नज़र आती है। यानी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती कि आप किसी भी तरीके से ऐसा बंदा जो कि मिसफिट है, टैलेंट या फिटनेस के मयार पर पूरा नहीं उतरता, उसको कोई कवर दे सकें। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम देखते हैं जिसमें 10 स्पोर्ट्स पे और डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर फॉर्मर क्रिकेटर्स जो 1992 के वर्ल्ड कप के चैम्पियंस हैं वो भी, और हमारे तमाम जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट के एनालिसिस के ऊपर अपनी एक बड़ी राय रखते हैं, वो शेयर करते हैं ऑडियंस के साथ कि उनके एनालिसिस क्या हैं, उनकी राय क्या है। मगर इन तमाम डिस्कशंस को सुनने के बाद बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में उभरते हैं और उन सवालों के जवाब ऑब्वियसली हमें उस वक्त चाहिए होते हैं जब हमें ये नज़र आता है कि हमारी टीम जो है वो उस मयार के ऊपर क्यों नहीं पूरा उतरती, जो मयार शायद हम में से कई लोगों ने बहुत दफ़ा ये मल्टी जो कंपटीशन टीम कंपटीशन इवेंट्स हैं उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद पाकिस्तान से हमारी तवक्को होती है कि ये टीम ऐसे परफॉर्म करेगी। यहाँ पर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन करें तो हम खुद फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी ज़्यादा माइंडफुल होंगे, नज़र आते हैं, जिनकी साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन या कंडीशन है, वो उसके ऊपर कितना उनकी ट्रेनिंग है और वो कितना गोल ओरिएंटेड हैं और वो एज़ अ स्पोर्ट्समैन जब अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो गेम को अप्रोच कैसे करते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि एवरेज प्लेयर्स ही सिलेक्शन में क्यों आ गए? कोई अच्छा जो परफ़ॉर्म कर रहा था वो क्यों नहीं आए? और फिर ये डायलॉग कि जी हमारे पास और खिलाड़ी कौन से हैं जी? हमारे पास जी कोई कैप्टन कौन बनेगा जी? तो इस तरह की बातें कहकर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कवर अप दिया जाता है और बहुत सारी खामियों को, गलतियों को ये कहकर टालने की कोशिश की जाती है कि शायद हमारे पास वो रिक्वायर्ड टैलेंटेड लोग ही मौजूद नहीं हैं। बस ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर जो पड़ा हुआ है वही है। अब वो गल गया है, सड़ गया है या ठीक नहीं है या फॉर्म में है या पुराना है, बस उसी गुलदस्ते को लेके हम जाएँगे और जैसे का तैसा जो भी होगा उसी के लिए सारी कौम मिलके दुआएँ करे और एक्सपेक्ट करे कि ये हमारे शाइनिंग स्टार्स बन जाएँगे ओवर द नाइट और कोई मुआवज़ा हो जाएगा और कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस निकल आएगी कि हमारी टीम जीत जाएगी और दिल हमारे जो हैं वो पैरों में चले जाते हैं जब हम ये देखते हैं कि जी एक विकेट और दूसरी विकेट और ये सिचुएशन है जी हमारी। शाहीन शाह अफरीदी नी की इंजरी के बाद फुल लेंथ पे बस बॉल करते हैं, 3-4 ओवर पहले डालते हैं। हारिस जो हैं वो डायरेक्शनलेस बॉलिंग कर रहे होते हैं। वैसे उनका एग्रेशन जो है वो अपार्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग वो अलहदा से एक आपको ग्राउंड के ऊपर नज़र आ रहा होता है। नवाज़ और शादाब जो हैं वो उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो आप कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी अच्छे स्पिन बॉलर से। और इस पे हमने क्या राय देनी, पूरी दुनिया इस पे बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो टीम कमेटी है, जो थिंक टैंक वहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनको भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन किसको चांस दें, किसको फ्लाइंग रिज़र्व में रखना है और किसको मैच खिलाना है, ये डिसीजंस जो हैं ये पाकिस्तानी अवाम तो ये नहीं कर सकती। वो बेचारे बस दुआएं कर सकते हैं और ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद जीत जाए। लेकिन जिन लोगों को अथॉरिटी दी जाती है या जिन लोगों के पास ये डिसीजन होते हैं, उनके पास जो क्रिटिसिज्म पहुंचता है वो कहते हैं यार ट्विटर शूटर ना देखो, मैच हार गए तो कोई बात नहीं, मीडिया से दूर रहने की ज़रूरत है, मीडिया को पढ़ के इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनको क्या पता ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा होता है। सो जो ग्राउंड के अंदर हो रहा होता है वो बस स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है और जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है उसको सिर्फ बर्दाश्त करना होता है। तो इस किस्म की सिचुएशन है ये। सो हमारे प्लेयर्स जो हैं उनके स्टैट्स देख लें, हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख लें, उनको किसी भी अच्छे प्लेयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर लें। आज आके हमारे पास आईसीसी रैंकिंग जो है उसका ही एक सहारा रह जाता है कि जी आईसीसी रैंकिंग में आप देखेंगे फ़लाँ नंबर 1 है और फ़लाँ ये है और फ़लाँ वो है। जबकि जो एक्चुअल मैच की रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं, उनकी रीडिंग, इंटेलिजेंस और माइंडफुल होना, ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं। अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वो ऑन ग्राउंड ले लें, प्रेस टॉक पे ले लें, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे ले लें। अब
ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान तो नहीं आती आपको, आपको जो भी ज़ुबान आती है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ के तो क्वेश्चन का जवाब देते हैं ना। ये इसके लिए भी आपको किसी क्रिकेट एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो बताएगा कि जी, वही बता सकता है कि उसने जवाब क्यों दिया और क्या दिया और इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी थी। ये चूरन जो है वो बेचा जाता है अवाम को और अवाम को ये कहा जाता है कि नहीं जी, ये बिल्कुल ही बेहतर है, इसको आप अभी नहीं समझ सके, इसको पता नहीं कैसे समझेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो ग्रूमिंग है, ये जो कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग है, ये बड़ी वाइटल है। क्योंकि अगर आपके पास कोच ही फ़ॉरेन है, लोकल ज़ुबान ही नहीं वो बोलते, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया गया क्वेश्चन समझे बगैर जो जवाब दे रहे हैं, सवाल गंदम और जवाब चना, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी मैच से पहले भी कोई डिस्कशन किसी फॉरेनर या थिंक टैंक टीम के साथ बैठ के होती होगी और या कैप्टन की होती होगी, तो क्या कम्युनिकेशन होती होगी, कि क्या उसके ऊपर वो बताते होंगे और क्या समझा जाता होगा, और जो कहा गया है और जो समझा गया है उसका फिर आपके सामने रिज़ल्ट क्या है, वो रिज़ल्ट हम सबके सामने मौजूद है। अब हम अगर अपने ओपनर्स की बात करें तो साउथ शकील तक जितने हैं वो तमाम के तमाम एक लगता है किसी इंटरनल फियर का शिकार हैं, हिचकियाँ ले रहे हैं, उनमें कोई इंटेंट ही नहीं है अटैक करने की, और हर बैट्समैन जो है वो आने वाले बैट्समैन के सिर पे जो है ना सारी की सारी जिम्मेदारी सौंप के अपना वक्त गुजार के पेविलियन की तरफ जाता चला जा रहा है। और एक मौके पर जब 12 ओवर पड़े हैं तो हसन और नवाज़ की आप शॉट सिलेक्शन देख लें कि जब सारी टीम आउट हो चुकी है, 12 ओवर आपके सामने है, तो उन्होंने किस तरीके से अपनी विकेट जो है वो थ्रो की है ऑपोजिशन के सामने, जबकि उनको पता है कि ये वो आखिरी चांस है, हम थोड़ा सा कम्पिटिटिव स्कोर भी बना सकते थे, लेकिन वो इंटेंट वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, उनकी शॉट सिलेक्शन से ये साफ ज़ाहिर है। अच्छा, अब अगर हम दोनों टीम के कंपैरिजन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर मुझे बड़े वो लगते हैं कि आपसे शेयर करने चाहिए। एक ये वर्ड है कि इम्प्रोवाइजेशन होती है, जो भी हालात आपको मिले हैं उनके मुताबिक बेहतर क्या किया जा सकता है, और दूसरा है कंपोजर, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना है और गेम के ऊपर फोकस कितना ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के टीम्स के दरमियान अगर कंपैरिजन करके देखें तो आपको खिलाड़ियों के दरमियान एक बहुत बड़ा मवाजना नज़र आता है। हमारी इस सारी बात का जो मकसद है वो ये है कि हमें इससे एक तहरीक लेनी चाहिए, हमें इससे एक जज्बा लेना चाहिए। इसकी मिसाल है रिजवान का 49 रन्स पे क्लीन बोल्ड होना। यानी तमाम टीवी चैनल्स पर अगर आप ये देख रहे हों तो कोई बंदा ये कह नहीं रहा, सब ये कह रहे हैं मर गया, हाय हाय बड़ी उसने एफर्ट की, लेकिन एक जनरल परसेप्शन में देखें तो वो अपनी सिर्फ 100 रन्स को की जो सेंचुरी है उसको पूरा करने के लिए 2 रन नहीं ले रहा। 90 स्कोर के ऊपर जब पाकिस्तान अपने रन रेट को और अच्छा करने के लिए जल्दी मैच ख़त्म कर सकता है, तो ना कैप्टन उसको कह रहा है कि फील्ड छोड़ के बाहर आ जाओ, और ना उसके अंदर ये टीम ओरिएंटेड जो है वो अप्रोच है कि यार मेरे 100 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या इस वक्त जो कंडीशन है उसमें रन जो चेज़ है उसको रैपिडली वाइंड अप करने की ज़रूरत है। एक स्टेज तो ऐसी थी कि राउंड अबाउट 60+ रन्स थे और तकरीबन 40 के करीब जो है वो बॉल्स रह गए हुए थे, और वहाँ पर अगर वो कहीं आउट हो जाता और 100 भी ना होते और कोई प्रेशर पड़ता और 1-2 विकेटें और गिर जाती तो शायद श्रीलंका का चेज़ जो है वो भी मुश्किल हो जाता। लेकिन ये जो परसेप्शन है ना हमारा, कि हमारी एक सेल्फिश जो अप्रोच है कि गेम में सिर्फ मेरा मैं, तो ये जो मैं की हमारे अंदर है ना अप्रोच, ये टीम अप्रोच के तौर पे आपको वर्ल्ड कप के स्टेज के ऊपर कतन हेल्प नहीं कर सकती। और यही है वो चीज़ कि आप एक मैन ऑफ द मैच तो आप शायद आईसीसी आपको दे देती है कि आपने इतने रन बना लिए, और शायद उसके मुकाबले में अब्दुल्ला शफीक की जो स्ट्राइक रेट था और जो उसने 100 फास्ट 100 करके जो फाउंडेशन बनाई थी जिसको बाद में ये कैपिटलाइज कर रहे थे, और इसने भी ठीक है अच्छा खेला होगा, लेकिन मैं कंपैरिजन में अगर बात करूं तो ये होता है कि टीम के लिए सेक्रीफाइस करने का जज्बा तो फिर उस खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा टीम के लिए जिसने वक्त गुजारा है और जिसका एक्सपीरियंस है। तो खैर बहरहाल, सो कहने का मकसद है कि जब तक नेपोटिज्म फेवरेटिज्म रहेगा, मेरिट को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कुदरत का कानून जो है उसके शिकंजे से हम बाहर नहीं निकल सकते। यानी जनरेशन टू जनरेशन हम ये रिज़ल्ट देख रहे हैं। अब 8-0 यानी इंडिया ने वर्ल्ड कप ओडीआईज के जितने क्लैशेस हैं उसमें 8 दफ़ा जो हमारा मुकाबला वो इसमें 8 दफ़ा इंडिया ने बड़ी से बड़ी टीम इवन इमरान खान की जो 1992 की वर्ल्ड चैम्पियन टीम है उसको भी इंडिया ने हरा दिया था। तो ये है हकीकत जिसको हमें फेस करना चाहिए। मीडिया हाइप जब हम बनाते हैं, कुछ लोग बेचारे वीलॉग्स बनाने के लिए वो टांगें काँप रही हैं और वो इंडिया ये और वो, और इंडिया भी यही कर रहा होता है। सो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं होता कि अल्टीमेटली क्योंकि जिस साइड को रिज़ल्ट मिल रहा है वो मौका मौका का सॉन्ग बना देते हैं। हम एक T20 जीत के ये खुश हो जाते हैं कि शायद अब हम जीत जाएंगे, और ये सारी नेगेटिव बातें। तो भाई नेगेटिव बातें नहीं हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एक आवाम के या आम लोगों के पॉइंट्स हैं, और इन आवाम के आम लोगों के पॉइंट्स को भी ओवरऑल
दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, और किसी ख़ास फेवरेटिज़म या फ्रेंडशिप या दोस्ती यारी के चक्कर में आप ये समझेंगे सब आपका साथ देते रहेंगे और ये कहेंगे कि नहीं आप ठीक हो। सो ऐसा नहीं है। लोग जो हैं अपने अंदर इस ख़्याल को या इस तरह की अप्रोच को और इस दुःख और तकलीफ़ को ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम हमें बेहतर ग्रूम्ड और परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। जब तक हम दूर को पास और अंधेरे को उजाला कहते रहेंगे, तो ये बेरहम तनकीद, हार की ज़िल्लत, ये हमारी जान कभी भी नहीं छोड़ेगी। थैंक यू।